हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 पार्टनर्स देयर रिलेशन एंड लायबिलिटी का दूसरा टॉपिक है लायबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। हमने देखो पिछली वीडियो में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में जान लिया था, डिन नंबर के बारे में जान लिया था, DPIN नंबर के बारे में जान लिया था। तो अब हम जानने वाले थे जो हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पढ़े थे कि डेजिग्नेटेड जो पार्टनर्स होते हैं वो एक कंपनी के या वो LLP के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। ठीक है, इनके बिना LLP चलती ही नहीं है। ये एक तरह से मैनेजर पर्सन होते हैं जो LLP को मैनेज करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उनकी जो लायबिलिटी, उनके क्या क्या दायित्व बनते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, क्या क्या उनका, ठीक है, उनकी क्या क्या लायबिलिटी होती है, क्या उन्हें फुलफिल करनी होती है। तो ये पार्ट 2 होने वाला चैप्टर नंबर 8 का। सबसे पहले जो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। इट मीन्स, देखो लीगल कंप्लायंसेस का मतलब वो होता है जो भी LLP में, ठीक है, जो भी LLP में लॉफुल एग्रीमेंट होते हैं या कोई फॉर्म वगैरह होता है, जो भी लीगल प्रोविजंस होते हैं उन सबको क्या करना, फॉलो अप करना किसका काम होता है, या करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, कि जो वो LLP है वो रेगुलेशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट मैटर्स थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डन बाय द LLP इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो फिल करना होता है, ठीक है, तो वो देखना कि वो फिल हुआ है या नहीं हुआ, और जो हमारे LLP के रिगार्डिंग में जो भी प्रोविजंस है वो सब हमारे LLP फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। रिटर्न और स्टेटमेंट जो भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट में भी स्पेसिफाइड, जो LLP एग्रीमेंट के अंदर भी ये सब क्या है, इसकी जो लीगल कंप्लायंसेस होती है वो डिस्कस होती है। ठीक है, उसमें बता दी जाती है तो आपका LLP एग्रीमेंट को फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, और आपका LLP के जितने प्रोविजंस है वो फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे, ये किसका दायित्व लायबिलिटी बनती है, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी बनती है, इसको देखना। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोवर्सीज ऑफ LLP। अगर LLP में कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, किसी भी तरह की लड़ाई हो जाती है, कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, तो उस सबको हैंडल करने का काम किसका होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाता है, खत्म हो जाता है किसी भी तरह, या कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है पार्टनर LLP के पार्टनर्स के बीच में, तो उन सबको क्या पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती है। तो पेनल्टी ना देने पड़े, ये किसका काम है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, कि वो उनको अपना जो है फॉलो अप करवाए जितने भी प्रोविजन है, फिर उसके बाद उनकी कोई कंट्रोवर्सी होगी ही नहीं। अब अगर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में चेंज करते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को चेंज करते हैं, तो सेक्शन 9 कहता है इसके बारे में। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 LLP में अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विद इन 30 days ऑफ वैकेंसी अराइजिंग। अगर आपने मान लो किसी भी तरह, अगर मान लो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, उन्होंने LLP छोड़ दी, फिर जिस दिन वो सीट जो वैकेंट हो चुकी है, ठीक है, जो भी सीट थी वो वैकेंट हो चुकी है उसकी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, तो आपको 30 दिन के अंदर, जिस दिन उसने छोड़ा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक नया डेजिग्नेटेड पार्टनर, हम चलो DP बोल देते हैं, ठीक है, DP को अपॉइंट करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी आप देखो, सिंपल इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टनर है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर वो LLP छोड़ देता तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर कोई नया ढूंढना पड़ेगा, नए, तो इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कहता है इफ एट टाइम इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड। अगर टाइम पे कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, ठीक है, और उसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मान सकते हैं। देयर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। यानी एक पार्टनर को ही हम डेजिग्नेटेड पार्टनर मानेंगे सारे मेंबर्स। अब पार्टनर्स और देयर रिलेशन देखो, पार्टनर्स के क्या क्या राइट होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की वजह क्या रिलेशन होते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ऑफ एक्ट प्रोवाइड म्यूचुअल राइट्स क्या क्या होती है, ड्यूटीज क्या क्या होती है पार्टनर्स की, ठीक है, वो सब किसके अंदर होता है, LLP एग्रीमेंट के अंदर होता है कि किस पार्टनर को क्या काम करना है, किसके क्या म्यूचुअल राइट्स हैं, ठीक है, किसकी क्या ड्यूटीज है। प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन सब्सक्राइबर मस्ट रेटिफाइड बाय द पार्टनर। अगर आप किसी भी सब्सक्राइबर के साथ
प्री कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, यानी आपने एलएलपी अभी क्रिएट नहीं की, आपने सिर्फ सोचा कि हमें एलएलपी बनाएंगे, तो आपको क्या जो जो उसके पार्टनर्स रहने वाले पहले आपको उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, कंफर्म करना पड़ेगा, तो ये आप सब्सक्राइबर को बाद में क्या कर सकते हो, अपने पार्टनर बना सकते हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द चेंजेस, अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, प्रिस्क्राइब मैनर की तरह, वरना आपको क्या है इसके लिए फाइन भी देना पड़ सकता है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवर्सीज, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट होती है, प्रोविजन क्या था 7, 8 और 9 प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन अंडर सेक्शन 7। अगर देखो कम से कम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल को हम डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। द पार्टनरशिप एंड एवरी पार्टनर्स बिकम पनिशेबल विद अ फाइन। देखो 10,000 से कम तो होगा नहीं, यानी वो जो फाइन है वो एलएलपी को पड़ेगा, और 10,000 अमाउंट से लेकर 5 लाख तक ये अमाउंट हो सकता है अगर आप कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है आपके एलएलपी के अंदर। फॉर कंट्रोवर्सी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 फेलर टू इन्फॉर्म। अगर देखो ये जो तीनों सेक्शन है ये क्या कहते हैं कि अगर आप आरईसी को बताने में फेल हो जाते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अपॉइंटमेंट बीइंग नॉट क्वालिफाइड, ऐसे को किसी पर्सन को आप अपॉइंट कर लेते हो जो अपॉइंटमेंट करने के लायक ही नहीं था, जो डिस्क्वालीफाइड था, ठीक है, जिसको जो साउंड माइंड है, पागल दिमाग का था, या कोर्ट ने कहते कि भाई तुम क्वालिफाई नहीं हो किसी भी पार्टनर या कंपनी की पार्टनर बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या अगर आप ऐसे केस में होते तो आप क्या है, ऐसे केस में आपको क्या क्या होता है, आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक की फाइन देनी पड़ सकती है। और सेक्शन 8 और 9 के बीच में कहता है कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, अगर फेलर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर फुलफिल दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी वो फुलफिल नहीं करते, कोई भी लीगल कंप्लाइंस छूट जाता है या कंट्रोवर्सी हो जाती है एलएलपी के अंदर, ठीक है, और अगर इसकी जो 20 डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए जो है इसे फाइन देना पड़ेगा 10,000 से लेके 1 लाख तक। यानी पूरी तरह अगर किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी होती है तो इनको क्या फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो फाइन किसको पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। अब टर्मिनेशन, अगर देखो पार्टनर अपने इंटरेस्ट से पार्टनरशिप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी बंद करना चाहते हैं, तो 3-4 तरीके हैं, ठीक है, 3-4 तरीके से वो बंद कर सकते हैं। कैसे, आप टर्मिनेशन यानी उसको मोड़ना, टर्मिनेट मतलब होता है मोड़ना किसी भी चीज को, यानी उसको बंद कर देना एक तरह से, ठीक है। आप पार्टनर्स में भी टर्मिनेट अकॉर्डिंग टू, देखो जो भी टर्म्स होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, यानी एलएलपी एग्रीमेंट है उसके अंदर होगा कि आप कैसे अपने एलएलपी को टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, देन पार्टनर्स कैन रिमूव गिविंग अ नोटिस 30 डेज स्टेटिंग अ रीजन। आपको 30 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा किसको, आरओसी को, ठीक है, और एक रीजन के साथ, और उसमें सारे जितने पार्टनर के सबके कंसर्ट होने चाहिए कि सब अपने फ्रीली एलएलपी को बंद करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं। एग्रीमेंट मे नॉट बी रिटर्न, एग्रीमेंट में कवर इवन इनफॉर्मल इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग विद द पार्टनर्स। ये किसी भी तरह हो सकता है, बट जो पार्टनर्स है उनको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो 30 दिन से कम टाइम नहीं होना चाहिए, 30 दिन पहले देना चाहिए कम से कम आपको, कि भाई आपने मान लो आज कल आपको बंद करने का विचार आया और आज आपने नोटिस कर दिया, कल आपने बंद कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा। आपको कम से कम 30 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप अपनी जो एलएलपी उसे टर्मिनेट कर सकते हो। अब मान लो कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, ठीक है, अब पार्टनर ऑफ एलएलपी में रिटायर अपॉन हैपनिंग, कोई भी इवेंट हुआ है जिससे वो रिटायर हो गया, ठीक है, तो जनरली क्या होगा, वो रीच हो जाएगा, तो उसकी जो पर्टिकुलर एज होगी अगर वो ऊपर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, एलएलपी भी को भी इफेक्ट पड़ सकता है। रिमूवल एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, अ पार्टनर इन एलएलपी कांट बी रिमूव बाय मैच्योरिटी, यानी मेजॉरिटी से आप किसी भी पार्टनर को हटा नहीं सकते हो, ठीक है। ये देखो आपके पास कोई पावर होती है, ठीक है, तो आप ये नहीं कि आपका मन किया कि भाई मान लो राम और श्याम है, अब राम का मन किया कि भाई मैं श्याम को भगा देता हूँ अपनी एलएलपी से, तो आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हो। आप
पार्टनर कैन बी टर्मिनेट, पार्टनर किससे टर्मिनेट कर सकते हैं? पहला डिसोल्यूशन, अगर एलएलपी बंद हो जाती है तो पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है। डिक्लेरेशन हो जाती है इंसॉल्वेंट, मतलब उस एलएलपी का दिवाले निकल जाता है, एलएलपी गरीब हो जाती है, एक तरह से उसके पास पैसा नहीं बचता, तो उस तरह भी वो टर्मिनेट हो जाता है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टनर जो अनसाउंड माइंड यानी थोड़ा पागल दिमाग का पाया जाता है कोई भी पार्टनर, तो अभी ये जो एलएलपी है इनके पार्टनरशिप है वो क्या टर्मिनेट हो जाएगी। अब आप अगर रजिस्ट्रेशन के अंदर पार्टनर्स में कोई भी चेंजेस करते हो तो क्या कैसे कर सकते हो वो देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ टू इन्फॉर्म, आपको क्या है 15 दिन पहले अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो तो आपको अगर नेम एड्रेस या कुछ भी ऐसे करना हो तो विद इन 15 डेज आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा और उसी को इन्फॉर्म करने का पड़ेगा कि भाई हम एड्रेस नेम जो भी चेंज कर रहे हो उसके बारे में वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तभी आप चेंज कर सकते हो। विदाउट उसके आपको फाइन देना पड़ जाएगा। आप अगर कोई भी ऐसा कोई पार्टनर बना रहे हो या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा आरओसी की कि भाई हमारा ये पार्टनर रिटायर हो गया, हमने इसको आप दूसरे पार्टनर को अपॉइंट कर लिया, दूसरे पर्सन को पार्टनर बना लिया है। व्हेन देयर इज चेंज इन नेम ऑफ एड्रेस पार्टनर्स, अगर आप पार्टनर्स के नेम और एड्रेस चेंज करते तो आपको आरओसी को 30 दिन के अंदर बताना, मतलब देखो आपको सिंपली कुछ भी करना है 30 दिन के अंदर आपको बताना ही पड़ेगा। नोटिस फाइल शैल बी फॉर्म, आपको जो भी फॉर्म होगा उसको भरना है, प्लस उसकी जो प्रिस्क्राइब फीस होगी आपको वो भी देना पड़ेगा नोटिस के साथ साथ। इफ द नोटिस रिलेटेड टू एन इनकमिंग पार्टनर, अगर नोटिस इस तरह है कि कोई पार्टनर आने वाला है यानी किसी दूसरे पार्टनर आपके फर्म को एलएलपी को ज्वाइन करने वाला है, इट शुड कंटेन अ स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट होना चाहिए, सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए कि हम फ्रीली इस पार्टनर को, इस पर्सन को अपने एलएलपी का पार्टनर बना रहे हैं। इन केस ऑफ नोटिस फाइल्ड बाय द पार्टनर देमसेल्फ आरओसी हैज टू ऑब्टेन कंफर्मेशन। देखो जैसे आपने उसको फाइल कर दिया कोई भी नोटिस आरओसी में, ठीक है, तो आरओसी के पास ये हक है कि वो क्या करेगा, उसको कंफर्म करेगा कि वो पर्सन अपनी मर्जी से आ रहा नहीं आ रहा, आपने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया। ठीक है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस देना पड़ेगा, फिर आरओसी आपको 15 दिन के अंदर अंदर कंफर्मेशन दे देगा। जैसे आप उसे दे दोगे ना नोटिस, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी आपको कंफर्मेशन दे देगा। देयर इज अ चेंजेस इन पार्टनर्स आइदर रिमूवल, अगर आप पार्टनर्स को चेंज करते हो बिना हटाए, यानी पार्टनर एक के बदले दूसरा आ गया, ठीक है, चेंज करते हो, हटाते नहीं, तो आपको 30 दिन के अंदर उसको भी बताना पड़ेगा, वरना आपको इसके लिए क्या है पेनल्टी पड़ जाएगी। अगर आप नहीं बताओगे, अपने आप सब कुछ कर लोगे, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या क्या देनी पड़ेगी? इफ देयर इज कंट्रोवेंसी ऑफ प्रोविजन, अगर आप किसी प्रोविजन का उल्लंघन करते हो, किसी प्रोविजन को नहीं मानते हो और नेम और एड्रेस अगर चेंज कर देते हो, ठीक है, इसके प्रोविजन अगर आप इसे नहीं मानते हो, तो आरओसी क्या है आपको 2000 से लेके 25,000 तक तो फाइन दे सकता है। ठीक है, और अगर आप कोई भी एलएलपी का नोटिस फाइल नहीं कर पाए हो डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसके लिए क्या है लायबल होता है। अगर मान लो कोई भी ऐसा लीगल नोटिस था जो फाइल करना था, ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया, तो डेजिग्नेटेड जितने पार्टनर्स होंगे ना वो सब लायबल होंगे 2000 से 25,000 तक फाइन देने के लिए। अगर आप, सिंपल बात है, देखो अगर आप एलएलपी का कोई भी प्रोविजन का उल्लंघन करते हो, कोई भी जो प्रोविजन है उसको फॉलो अप नहीं करते हो, तो आपको 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए आपको क्या एलएलपी का हमेशा जो भी इसके प्रोविजंस कहते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी छोटी सी वीडियो जो ख़त्म हो चुकी है इसमें, और इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो चलेगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।